प्रिय विद्यार्थियों, साल 2024 बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल बिहार सरकार बहुत सारी वैकेंसी देने जा रही है। पिछले एक वर्ष का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो कितनी सारी वैकेंसी बिहार में फुल की गई। इस वर्ष भी उसी प्रकार से जो वैकेंसी क्रम में लगी हुई हैं वे भी भरी जाएंगी। सरकार के बदलाव से वैकेंसी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करती है उसे प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है और यहां पर राजनीतिक उठापटक से हो सकता है कि कुछ समय देरी हो जाए, लेकिन जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसके बारे में सरकार ने वक्तव्य जारी किए हुए हैं, वो वैकेंसी जरूर भरी जाएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको मैं बताता हूं कि कितनी सारी वैकेंसी इस साल 2024 में आने वाली है, जिनमें सबसे प्रमुख है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिहार सरकार 7743 पद, बिहार स्वास्थ्य विभाग के 1.5 लाख पद, बिहार पुलिस में डायल 112 भर्ती में लगभग 19,288 पद आने की संभावना है। शिक्षक भर्ती में 70,000 इस बार भरे जाने की पूरी तरह से संभावना है, जिसका फाइनल रिजल्ट 2025 मई तक जरूर आ जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस बोर्ड जो इसके लिए लागू है, 69th यानी कि 69वीं वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें भी लगभग 329 पद आपको मिलने वाले हैं। पंचायत सचिव के 3500 से ज्यादा पोस्ट यहां पर मिलेगी। राजस्व कर्मचारी जिसमें आपका लेखपाल पटवारी होता है, इसके भी 3500 से ज्यादा पद आने वाले हैं। साथ ही साथ अभी वर्तमान में चल रहा है बिहार एसआई। जी हां, बिहार एसआई के भी आपके पास 1275 पदों पर नोटिफिकेशन जारी है। हां, इनका नोटिफिकेशन आने के बाद वैकेंसी भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि एग्जाम होगा, एग्जाम का शेड्यूल होगा और एग्जाम कराने के लिए हमें केंद्रों की जरूरत पड़ती है और केंद्र में ऑलरेडी स्कूल चल रहे होते हैं, तो संडे का दिन ही मिलता है। इसलिए सरकार थोड़ा सा आगे पीछे शेड्यूल को करते हुए, लेकिन दिसंबर तक आपके पास ये सारे के सारे पोस्ट आपके सामने होंगे, आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगला हमारा जो प्रश्न था कि क्या होता है जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। जी हां, देखिएगा, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो एक राजनीतिक गतिविधि है और ये संवैधानिक पद है। कोई भी मुख्यमंत्री जब अपने पद पर आता है तो वह अपनी मनो आकांक्षाओं से ही सारे कार्य नहीं करता। उसके लिए कुछ नियम होते हैं और वो जो भी कार्य करता है उसके पीछे कैबिनेट लेवल के अधिकारी होते हैं, और जो कैबिनेट का अधिकारी सरकार को जो भी सलाह देता है, सरकार उसी हिसाब से अपने वक्तव्य जारी करती है। हर एक विभाग नोटिफिकेशन लेकर पहुंचता है कि सर हमारे पास इतने और लोगों की आवश्यकता है, और इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सभी पोस्ट को एक साथ कलेक्ट करके बिहार एसएससी या अन्य राज्य अपने अपने एसएससी के पास जाकर वहां से वो एग्जाम कंडक्ट कराने का रिक्वेस्ट करते हैं। पहले से जो एग्जाम लाइन पे लगे हुए हैं उन्हीं क्रम में इसको भी जोड़ दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री के बदलने से एग्जाम के होने ना होने का कोई संबंध नहीं। हां, सरकार जब बदलती है तो कई बार सरकार किसी कार्य को जल्दी अथवा देरी कराने में थोड़ा सा महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण कार्य निभा सकती है। सरकार जल्दबाजी कर सकती है कि जल्दी से जल्दी पोस्ट की जो वैकेंसी आई है वो भर दी जाए। जो देरी हो रही है वो देरी ना हो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे देश के जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें एक रोजगार मिल सके और वो अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या होता है जब विपक्ष का नेता चुना जाता है? अगर हम संवैधानिक नियमों की बात करें तो जिस भी राजनीतिक दल के पास 50% से ज्यादा विधायक होते हैं, चुने गए सदस्य होते हैं, वो अपना सरकार का गठन करता है। लेकिन ऐसी पार्टी जिसके पास 50% से ज्यादा पावर नहीं है और टोटल सदन संख्या का 10% अगर उनके पास विधायक हैं, तो उस दल को विपक्ष का दल दर्जा दिया जाता है। अभी अगर हम बिहार में देखें तो आरजेडी के पास टोटल विधानसभा का 10% से ज्यादा की सीटें हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर आरजेडी दल के समूह के किसी एक व्यक्ति को विपक्ष का नेता या विपक्ष के नेता का दल या पद दिया जा सकता है। ऐसे में जो विपक्ष का पद होता है, विपक्ष के दल का जो नेता होता है, उसे कैबिनेट मंत्री के समान सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। हां, उसका कार्य भी महत्वपूर्ण होता है,
सरकार के जो भी कार्य हैं उन पर जो नकारात्मक मुद्दे हैं उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती। लेकिन यह एक साथ मिलकर काम करने को दर्शाता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की अपने स्तर पर बेइज्जती की जाए या सरकार की जो कमियां हैं उनको जबरदस्ती अपना दिखाना प्रस्तुत करे या अपना स्वयं का वर्चस्व बढ़ाकर उस सरकार को गिराने का काम करे। ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं होता। विपक्ष के दल का मतलब होता है कि आप सरकार की कमियों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, जनता को बताएं और जनता खुद निर्णय लेगी अगले चुनाव में। लेकिन अभी की जो सरकार है वो आपकी बातों से अपने जो नियमों में सुधार करना है उन्हें और सही ढंग से सुधार कर सकती है। यही वजह रही कि भारत की केंद्रीय विधायिका में 2 सदन बनाए गए कि एक सदन में अगर कोई कानून बनाते समय कमी रह जाती है तो दूसरा सदन उसे क्या कर सके, सुधार सके। अर्थात विपक्ष का दल होना अनिवार्य है और एक लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी पद माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न था क्या होता है जब गठबंधन टूटता है। जी हां, अभी तक बिहार की राजनीति में अगर हम देखें तो जो मुख्यमंत्री थे यानी कि नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली। मुख्यमंत्री की 9वीं बार जो शपथ ली इससे पहले उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, यानी कि तेजस्वी प्रसाद जी थे, साथ ही साथ लालू प्रसाद की जो पार्टी थी वो सब लोग थे। अब इस बार उन्होंने क्या किया, पुनः आरजेडी को छोड़कर अपना जो मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया, उसके लिए उन्होंने एक नई सरकार यानी कि बीजेपी का दामन थामा। अब बीजेपी के दामन थामने से हुआ क्या, इनके खुद के पास तो विधायक इतने ज्यादा नहीं थे कि आधे से ज्यादा इनके पास टोटल संख्या हो सके। तो यहां पर जैसे कहानी के माध्यम से समझिएगा, मान लीजिएगा कि किसी एक राज्य में 100 विधायक हैं, तो 100 विधायक पर सरकार उसी की बनेगी जिसके पास 50% से ज्यादा विधायक हों। यहां पर क्या था कि 3 पार्टियों के पास किसी के भी पास इतना दल या इतनी क्षमता नहीं थी, ना ही नीतीश कुमार की पार्टी के पास, तेजस्वी जी के पास भी इतना नहीं था, कांग्रेस के पास नहीं था और ना ही इतनी पावर किसके पास थी, बीजेपी के पास थी। तब बीजेपी ने शुरुआत में समर्थन किया कि नीतीश जी हम आपके साथ हैं और 3-4 दल निर्दलीय सदस्यों ने मिलकर टोटल का 50% क्रॉस किया और सरकार बनाई। कुछ दिन सरकार चली और तेजस्वी प्रसाद जी के साथ फिर से सरकार को बनाना पड़ा जब बीजेपी ने अपना साथ छोड़ दिया। 1-1.5 साल सरकार चली और 1-1.5 साल में तेजस्वी ने काफी कुछ काम किया जनता के लिए जो उनको लगता था, लेकिन फिर से एक बार वही हुआ जो कि हमेशा बिहार में होता रहा है। बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 7 दिन का रहा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार तो 7 दिन का कार्यकाल था, इसके बाद राबड़ी बनी और अभी 9वीं बार वो बन रहे हैं। 2015 से लेकर अब तक लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये चेंजेस जरूरी भी हैं, लेकिन अगर हम इसे न्यूज के माध्यम से देखें तो सरकार में उथल पुथल है और एक सही और उभरते हुए लोकतंत्र के लिए यह उचित नहीं है कि वहां पर बार बार एक व्यक्ति इस्तीफा दे और फिर से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करे। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो इस्तीफा ना भी देते तो भी वह मुख्यमंत्री बने रहते और दूसरे दलों का समर्थन उन्हें साइड से मिल जाता। जैसे एक चारपाई के लिए 4 पैर होने आवश्यक हैं और अगर कोई एक पैर टूटकर चारपाई से निकलता है तो उसी समय दूसरा कोई एक पैर लगा के चारों पैर कंप्लीट करके चारपाई को रखा जा सकता है। इसके लिए रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अब उनके दिमाग में क्या था या वहां की परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने रिजाइन किया ताकि उनका जो पुराना मंत्रिमंडल है वो समाप्त हो जाए। और चूंकि अब एक नया मंत्रिमंडल बनाना है, पहले आरजेडी के साथ थे, अभी वो एनडीए की सरकार के साथ हैं, तो जब दूसरी सरकार के साथ या दूसरे विधायकों के साथ आएंगे तो उन्हें अलग अलग मंत्रालय भी देने पड़ेंगे। अब पुराने वाले जो उनके मंत्री हैं उनको एक एक को अगर वो रिजाइन करवाएंगे तो एक लंबा प्रकरण है। तो सिंपल सा था कि खुद ही मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे तो बाकी के सभी मंत्रियों का रेजिग्नेशन अपने आप हो गया। ऐसे में पुराने मंत्री सभी बाहर हो गए, पुराना दल पूरी तरह से बाहर हो गया और जो नया दल आया जिसके साथ मिलकर सरकार बनानी थी उसके नए सदस्यों को जब पुनः इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनको भी साथ में मंत्री पद की शपथ दिला दी और जैसे इनको विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे तो वह मंत्री उसी विभाग का मंत्री कहलाएगा। पहले केवल मंत्री पद की ही शपथ होती है, बाद में इन्हें विभाग दे दिए जाते हैं जिससे उनके पास उस मंत्रालय का
मंत्री कहा जाना प्रारंभ हो जाता है। तो देखो, अगर ये आरजेडी के साथ ही रहते तब इन्हें बाकी के मंत्रियों को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आरजेडी को छोड़कर एक नए दल को अपने साथ सरकार में लाना है, इसलिए इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा ताकि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाए और एक नई मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सके। तो नई मंत्रिपरिषद के गठन के लिए रिजाइन करना और रिजाइन करके दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि नीतीश कुमार ने किया। अब एक क्वेश्चन आता है कि सरकार का कौन सा घोषणा पत्र जारी होगा। देखिएगा, घोषणा पत्र चुनावी वादे होते हैं, इन्हें मैनिफेस्टो के नाम से भी हम जानते हैं। सरकार जनता को अपने आगामी 5 वर्ष के लिए वो कौन कौन से कार्य करने वाली है, इस बात को लिखकर क्रमबद्ध बताती है और अपनी प्रायोरिटी सेट करती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये कार्य करेंगे, इसलिए उसने ये ऐसा करना होता है। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वहां पर सरकार बनने के बाद मंत्री जी जब अपने सीट पर बैठते हैं तो उनके पास पहले के बहुत सारे पेंडिंग कार्य आ जाते हैं और नई स्थितियों के अनुसार समय प्रतिदिन बदलता है और नए समय के हिसाब से हमें नई पॉलिसी की तुरंत आवश्यकता होती है। इस वजह से राजनीतिक कारणों से सरकार को बचाए रखने के लिए, दलीय राजनीति को बचाए रखने के लिए सरकारें अपने पुराने मैनिफेस्टो को कई बार भूल जाती हैं और नई योजनाओं को लागू करना प्रारंभ कर देती हैं। कई बार ये सही भी होता है क्योंकि मैनिफेस्टो तात्कालिक समय के हिसाब से बनाया गया है और आज 2 साल 3 साल के बाद उस मैनिफेस्टो की चीजें आज वर्तमान में हो सकता प्रासंगिक ना हो, तो इसलिए वर्तमान में नया कोई नियम बनाना मैनिफेस्टो का कोई उल्लंघन नहीं होता। हालांकि सरकार का नजरिया हमें मैनिफेस्टो से जरूर पता चलता है कि सरकार का प्राथमिक कार्य क्या है, महिला सुरक्षा है, लोक स्वास्थ्य है, शिक्षा है, एजुकेशन है, इस तरह की चीजें हमें मैनिफेस्टो से जरूर पता चल जाती जब हम वोट करने जा रहे होते हैं तब। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब बार बार सरकार इधर उधर पलटती है तो ऐसे में सरकार के क्या उद्देश्य होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को और भारत सरकार राष्ट्रपति को यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि 2015 से लेकर 2024 तक कई बार कोई व्यक्ति कभी इस दल के साथ कभी इस दल के साथ जो मुख्यमंत्री के पद के लिए कार्य कर रहे हैं, ये शायद उचित नहीं है। इससे समाज में और उस जनता में अविश्वास की भावना पनपती है। लेकिन हमारा देश लोकतंत्र है तो यहां पर इतनी दिक्कत की भी बात नहीं है कि बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि अगर गलत हो रहा है तो जनता खुद ही इसका निर्णय करेगी जब चुनाव होने वाले हो सकता है जनता इसका निर्णय भी करती हो और वह उन्हें कम मत देती हो। लेकिन भारत में एक समस्या है वोट प्रतिशत का कम होना। सभी लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते, कुछ लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो अगर थोड़े से लोगों ने मत का प्रयोग किया और गलत दिशा में मत का प्रयोग ना करके सही दिशा में ही किया, तब भी एक व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, उसके पास भले ही सीटों की संख्या कम हो, क्योंकि ये जो राजनीतिक आंकड़े निकल कर आते हैं इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद दिया जा सकता है। एक चीज और है जो कि समय के हिसाब से सुधारनी आवश्यक है। कई बार लोग विधानसभा का चुनाव नहीं जीतते, विधान परिषद के चुनाव को जीतकर वो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। ऐसा केंद्र में भी होता है, हमारे कई प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बनाए गए। केंद्र की बात अलग है, राज्यों में तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपकी जनता ही आपको नहीं पसंद करती, आप अपने राज्य का ही चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री आप किस हिसाब से बने हुए। लेकिन फिलहाल अभी जैसा चल रहा है उसके हिसाब से ये उचित है और ठीक है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस जनता ने हमें मुख्यमंत्री बनाया है, हम उस जनता के लिए कार्य करें और उस जनता के दिलों में राज करें। हमारा आखिरी प्रश्न था कि इस चुनावी उलटफेर से स्टूडेंट के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है और इसका स्टूडेंट के जीवन से प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी तो उसका कार्य ही है कि हमारी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सबसे पहले जनता की क्या आवश्यकता है इसको निकालना, इसको ढूंढ कर सामने लाना और उस पर एक एक करके काम करना। तो निसंदेह भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर एक राज्य में चूंकि युवाओं की संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी का दर भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह रोजगार उन्मुख नहीं।
वर्तमान में सरकार ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन यह रोजगार इतना भी नहीं है कि सभी लोगों को एक साथ मुहैया हो सके। दूसरा, समाज में सरकारी नौकरी के प्रति जो स्नेह भाव है वो अलग तरीके का है। सरकार को इस भ्रम को तोड़ना चाहिए और लोगों को हर क्षेत्र में रोजगार के लिए आगे लाना चाहिए। दूसरी बात, स्टूडेंट कभी भी परेशान मत हो कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2024 लास्ट तक बिहार में कम से कम 2 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी। ये प्रत्यक्ष एग्जाम के माध्यम से होगा और इसके अलावा आपके बहुत से स्थानीय स्तर पर बहुत सारे वैकेंसी पोस्ट आते रहते हैं। आपके हॉस्पिटल में बहुत सारी पोस्ट आती रहती हैं, स्कूल्स में बहुत सारी पोस्ट आती रहती है जिनका एग्जाम स्टेट लेवल पर नहीं होता है, जिन पर चयन प्रक्रिया स्टेट लेवल की नहीं होती है, वो आपके एडहॉक पद पर हो जाते हैं। वित्त विहीन जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आपको मिल जाता है, मानदेय के रूप में आपको नौकरी मिल जाती है। तो जहां पर भी रहिए, सजग रहिए, तैयार रहिए और हर जगह पर कार्य करते रहिए। नौकरी जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जब तक जिए अच्छे से जिए, खाते पीते मुस्कुराते रहें। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। 2024 आपके लिए अच्छा है। और अगर मैं थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र कह रहा है कि 2024 बहुत लगी है, लोगों को बहुत सारा रोजगार देने वाला है, बहुत पैसे की बरसात होने वाली है भारत में। तो इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिएगा आज के लिए आज्ञा। फिर आऊंगा एक मुद्दे पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय।